नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत आप सभी का। और आज की अपनी जो क्लास है ये अगली क्लास है अपनी बायोटेक्नोलॉजी की, जैव प्रौद्योगिकी। और जैव प्रौद्योगिकी का सेकंड पोर्शन जो है वो अपन प्रारंभ करने वाले हैं। और जैव प्रौद्योगिकी का जो सेकंड पोर्शन है ये क्या है अपना, और इसमें कौन कौन से टॉपिकों की अपन बात करेंगे वो परिचर्चा करते हैं। बायोटेक पार्ट सेकंड। तो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट सेकंड आज अपन बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी भाग 2। जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के फर्स्ट पार्ट में अपन ने बहुत सारे जो है वो टॉपिक देखे, शायद दिख नहीं रहा होगा। जैव प्रौद्योगिकी के पहले पार्ट में अपन ने कम्प्लीटली जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अपन इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिए थे, जिसमें जीन की परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी, साथ में डीएनए के बारे में अपन ने बात की। और उसके बाद अपन ने लाइगेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के विषय में अपन ने महत्वपूर्ण बात की दोस्तों। आफ्टर देन अपन ने उसमें बहुत सारे टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी, क्लोनिंग, इनके बारे में अपन ने परिचर्चा की थी, जो कि अपने महत्वपूर्ण टॉपिक थे। आज सेकंड पोर्शन में अपन जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो प्रारंभ करने जा रहे हैं परख नली शिशु से। टॉपिक जो है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी की हम बात करते हैं, परख नली शिशु की बात करते हैं। तो परख नली शिशु क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि सामान्यतः जब मादा के शरीर में बने हुए अंडे का निषेचन नर के शुक्राणु से होता है, तो अंडे का जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होता है और उससे शिशु का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी अनेक कारणों से, वो कारण भी कौन से उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, कुछ कारणों से मादा के शरीर के अंदर जो है वो अंडे का निषेचन नहीं हो पाता है। अंडे का निषेचन क्यों नहीं हो पाता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो शुक्राणु में ऊर्जा का मान कम होना, जिससे कि शुक्राणु 72 घंटे की अवधि के अंदर जो है वो अंडे तक नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही नष्ट हो जाते हैं। या फिर हो सकता है दोस्तों कि मादा की जो अंडवाहिनी है उसका ब्लॉक होना, कि अंडाशय में अंडा तो बन गया, अंडोत्सर्ग होकर वो अंडवाहिनी में भी आ गया, लेकिन अंडवाहिनी ब्लॉक है तो शुक्राणु आगे नहीं पहुंच पाए। अभी बिल्कुल अपन डायग्रामेटिक तरीके से बात करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ कारण हैं जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि कौन सी विधि अपनाई जाए, परख नली शिशु। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो पद्धति हम अपना सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? देखिए, सामान्यतः हम जानते हैं दोस्तों, ये मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ओवरी कहलाता है, अंडाशय। हम जानते हैं कि इस अंडाशय वाले भाग में अंडे का निर्माण होता है, ये एग है। और ये अंडा अंडोत्सर्ग के दौरान निकल के आता है यहां पर, ओके। और ये जो नलिका है, इस नलिका को हम अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं, बोले तो फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अंडा अंडोत्सर्ग के बाद कहां पर आ गया? फैलोपियन ट्यूब में आ गया, अंडवाहिनी में आ गया। क्लियर? यहां से अंडा जो है, इसी दौरान अगर मादा के शरीर में छोड़े जाए शुक्राणु, तो ये शुक्राणु जो है दोस्तों, ये मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर मिलते हैं अंडाणु से। किससे मिलते हैं? अंडाणु से जाकर मिलते हैं। शुक्राणु जैसे अंडाणु से जाकर मिलेगा यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ निषेचन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? निषेचन की क्रिया होगी। और उस निषेचन की क्रिया के दौरान अंडा द्विगुणित हो जाएगा और उसके बाद में ये अंडा अंडवाहिनी से हटके यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय वाला भाग। इस गर्भाशय वाले भाग में स्थापित हो जाएगा अंडा और यहाँ से एक एम्ब्रियो का निर्माण होगा और शिशु का जन्म होगा। ये प्रोसेस सामान्यतः हमारे अंदर चलती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, कभी कभी जो कारण है वो मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, पहली बात कि जो शुक्राणु है, इन शुक्राणुओं के अंदर ऊर्जा की कमी,
शुक्राणु का जो पूंछ वाला भाग होता है इस तरह से होते हैं मनुष्य के शुक्राणु। मनुष्य के शुक्राणु जो होते हैं इनका आकार चम्मचनुमा होता है। कैसा होता है? चम्मचनुमा होता है। ये मनुष्य के शुक्राणु वाला भाग है। शुक्राणु को बांटा गया है 3 भागों में, शीर्ष वाला भाग, बीच वाला ग्रीवा यानी गर्दन वाला भाग, और सबसे आखिरी दोस्तों ये पूंछ वाला भाग। कौन सा भाग? पूंछ वाला भाग। ठीक है, शीर्ष वाला भाग, ग्रीवा वाला भाग और पूंछ वाला भाग, ये 3 भागों में इसको बांटा गया है शुक्राणु को। अब देखिएगा, शुक्राणु का ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये टोपिनोमा, ये वाला भाग, ये एक्रोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। शुक्राणु प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखना अपने को, प्रोटीन से निर्मित है, और साथ में इनका जीवन काल जो है वो होता है 72 घंटे का। कितना होता है जीवन काल? 72 घंटे का होता है। इस पूंछ वाले भाग में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु की पूंछ वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करते हैं। यदि शुक्राणु के पूंछ वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होने के कारण इनमें गति जो है वो कम हो जाएगी, और गति कम होगी तो 72 घंटे के अंदर शुक्राणु कहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे? अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे। उससे पहले ही मान लो कि इनको 72 घंटे लग गए तो वहीं पर ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक कारण है कि अंडे का निषेचन मादा के शरीर में नहीं हो पाता। या एक कारण ये भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ हम बात करें कि जैसे ये अंडा से आगे और ये वाला भाग अंडवाहिनी है, तो कभी कभी क्या होता है, अंडवाहिनी जो है वो इस तरह से यूं संकुचित हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? संकुचित हो जाती है, और संकुचित होने के कारण अंडवाहिनी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? अंडवाहिनी यहाँ से देखो ब्लॉक हो गई। अब अंडवाहिनी ब्लॉक हो गई तो इसके अंदर जो एग बनेगा, अंडा बनेगा अंडाशय में, वो अंडा उत्सर्जित होगा, अंडवाहिनी में भी आएगा, ये लो यहाँ पर भी पहुँच गया, लेकिन यहाँ से शुक्राणु जो है वो इससे आगे नहीं जा पाएंगे। क्या होगा? शुक्राणु इससे आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? ब्लॉकेज आ गया। तो इस तरह से यदि अंडवाहिनी ब्लॉक हो जाती है तो भी ऐसी स्थिति में भी अंडे का निषेचन मादा के शरीर में नहीं हो पाता है। क्लियर? यस। तो अब इन सारी चीज़ों की जो समस्याएं, इनको दूर करने के लिए हम क्या करें? तो इन सभी समस्याओं का निजात पाने के लिए एक पद्धति अपनाई गई है, और वो जो पद्धति है उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति कहते हैं। परख नली शिशु जो है पद्धति अपनाई जाती है। अब इस परख नली शिशु पद्धति में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए चर्चा करते हैं अपन परख नली शिशु के बारे में। दोस्तों, परख नली शिशु की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या किया जाता है? टीटीबी लिख देता हूं मैं इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी। डायग्राम थोड़ा सा वापस अपने को बनाना पड़ेगा। ये मादा जनन तंत्र है, और हम यहाँ पर कह रहे थे कि इस मादा जनन तंत्र में यहाँ पर निर्मित हो रहा है एग अंडाशय में, और वो एग अंडोत्सर्ग होके कहाँ रहा है? अंडवाहिनी में। आ गया अंडवाहिनी में? बिल्कुल आ गया। अब इसी समय इस अंडे को हम यंत्रों की सहायता से एग्जिट कर ले। एग को क्या कर लिया दोस्तों? एग्जिट। अंडोत्सर्ग के बाद अंडे को मादा की अंडवाहिनियों से एग्जिट कर लिया जाए, बाहर निकाल लिया जाए, और इस अंडे को बाहर निकालकर इसको रखा जाता है किसमें? एक परख नली में। किसमें रखा जाता है? परख नली में। ये है दोस्तों एक परख नली। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने अंडे को रखा। किसको रखा? अंडे को हमने रख दिया टेस्ट ट्यूब में, और इसके बाद डायरेक्ट ही इस परख नली में हमने क्या डाल दिए दोस्तों? इस परख नली में हमने डाल दिए अंडे पर शुक्राणु। क्या डाल दिए? शुक्राणु। तो जैसे ही हम शुक्राणु डालते हैं परख नली में तो शुक्राणु सीधे संपर्क में आ जाते हैं। किससे? तो शुक्राणु सीधे संपर्क में आ जाते हैं अंडाणु से। किससे संपर्क में आ जाते हैं? अंडाणु से। तो जैसे अंडाणु से संपर्क में आता है कोई शुक्राणु तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है। क्या हो जाता है? अंडे का हो जाता है निषेचन।
चूंकि अंडे का निषेचन कहाँ हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, और इस प्रकार इस निषेचित अंडे को ये हमने प्राप्त कर लिया। क्या ये हमने निषेचित अंडा जो कि 2n हो गया, 2n अंडा। तो 2n हो गया, द्विगुणित हो गया, मतलब एक केंद्रक अंडे का एक केंद्रक शुक्राणु का मिलकर 2n हो गया, 2 न्यूक्लियस हो गए, द्विगुणित हो गया। इस द्विगुणित या निषेचित अंडे को हम इम्प्लांट कर देते हैं, बोले तो अध्यारोपित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अध्यारोपित। और इसको हम अध्यारोपित कर देते हैं मादा के गर्भाशय में। कहां पर कर दिया? ये है मादा का गर्भाशय, यूटेरस। ठीक है। इस द्विगुणित जो अंडा है दोस्तों, निषेचित जो अंडा है, इस निषेचित अंडे को हम क्या करते हैं? इस निषेचित अंडे को हम मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। मादा के गर्भाशय में स्थापित करने के बाद यहां से एक सामान्य शिशु का जन्म होता है। क्या होता है? सामान्य शिशु का जन्म। सामान्य शिशु का जन्म होता है। ये जो सामान्य शिशु है, क्योंकि इस सामान्य शिशु के निषेचन की जो क्रिया थी, सामान्य शिशु के निषेचन की क्रिया कहाँ हुई थी? टेस्ट ट्यूब में हुई थी। कहाँ हुई थी? टेस्ट ट्यूब में, बोले तो परख नली में हुई थी। और इसी कारण इसको कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जन्म लेने वाले इस शिशु को क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? परख नली शिशु कहेंगे। तो बात समझ में आ गई कि यदि अंडे का निषेचन मादा के शरीर में नहीं होता है तो अंडे को यंत्रों की सहायता से मादा के शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है और परख नली में रखकर और उपयुक्त नर के शुक्राणु से इस अंडे का निषेचन करवाया जाता है। और इस प्रकार इस परख नली में निषेचित अंडे को पुनः मादा के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जहां से एक सामान्य शिशु का जन्म होता है। और जन्म लेने वाले इसी शिशु को परख नली शिशु कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये पूछता है कि साहब ये पद्धति अपनाई गई? बिल्कुल अपनाई गई। तो अपनाई गई तो सबसे पहले जो परख नली शिशु बना वो कब बना और कहाँ बना? तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। प्रथम परख नली शिशु, फैक्ट लगा के लिख देता हूँ। प्रथम परख नली शिशु। तो प्रथम परख नली जो शिशु है दोस्तों, ये पहला परख नली शिशु कौन है? तो प्रथम परख नली शिशु का नाम है लुईस जोई ब्राउन। क्या नाम है? लुईस जोई ब्राउन। प्रथम परख नली शिशु का नाम है लुईस जोई ब्राउन। और लुईस जोई ब्राउन जो है, इनका जन्म जो हुआ दोस्तों, ये जन्म हुआ इनका कहां पर? तो इनका जन्म हुआ ब्रिटेन में। जन्म कहां हुआ? ब्रिटेन में जन्म। तो विश्व का पहला जो परख नली शिशु था वो कहां बनाया गया? वो बनाया गया ब्रिटेन में। और नाम था उनका लुईस जोई ब्राउन। क्या नाम था? लुईस जोई ब्राउन। और इनका जन्म जो हुआ था वो 25 जुलाई 1978 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? जन्म 25 जुलाई 1978 में। कब हुआ था दोस्तों? 25 जुलाई 1978 को लुईस जोई ब्राउन का जन्म हुआ था। अब यहां से बात आती है कि भारत का प्रथम परख नली शिशु, भारत का प्रथम परख नली शिशु, तो भारत का प्रथम परख नली शिशु है दोस्तों बेबी हर्षा। कौन था? बेबी हर्षा। और बेबी हर्षा का जो जन्म हुआ ये हुआ चेन्नई में। कहाँ हुआ? चेन्नई में। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1986 में। जन्म कब हुआ? 1986 में। और मैं ये बता दूं कि बेबी हर्षा जो भारत की प्रथम परख नली शिशु थी, इनसे भी एक शिशु का जन्म हो चुका है। ओके, यस। तो मित्रों हमने यहाँ पर बात की कि प्रथम परख नली शिशु लुईस जोई ब्राउन। यही प्रश्न को घुमाकर आपको अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि दूसरा परख नली शिशु, तो विश्व का दूसरा पूछना चाह रहा है। वो किसका पूछना चाह रहा है? विश्व का दूसरा परख नली शिशु पूछना चाह रहा है। विश्व का दूसरा परख नली शिशु कौन है? बेबी हर्षा। लेकिन ये भारत का क्या है? प्रथम परख नली शिशु है।
विश्व का प्रथम प्रकनली शिशु लुइस जोई ब्राउन। बात समझ में आ गई। भारत शब्द दे दे और प्रथम पूछ ले तो बेबी हर्षा, केवल प्रथम प्रकनली शिशु पूछे तो लुइस जोई ब्राउन, केवल द्वितीय प्रकनली शिशु पूछे तो बेबी हर्षा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यस। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं मित्रों। देखिए इसके अंदर अब अगली जो बात अपन करते हैं वो क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये टॉपिक अपना हो गया प्रकनली शिशु वाला। अगला जो टॉपिक है वो है कृत्रिम गर्भाधान। क्या है? कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के बारे में अपन बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन क्या है देखिएगा। कृत्रिम गर्भाधान क्या है मित्रों, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उपयोग करते हैं यंत्रों का। किसका उपयोग करते हैं? यंत्रों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? यंत्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यंत्रों का उपयोग करके, क्या करके? यंत्रों का उपयोग करके हम नर पशु के जो वीर्य होते हैं, नर पशुओं के सीमन को या वीर्य को, ठीक है, यंत्रों का उपयोग करके नर पशुओं के वीर्य को दोस्तों हम क्या करते हैं? मादा पशु की योनि में पहुंचाते हैं। कहां पहुंचाते हैं? मादा पशुओं की योनि में पहुंचाते हैं। ठीक है, मादा पशुओं की योनि में पहुंचाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से जो मादा पशु है ये गर्भित हो जाती है। मादा पशु क्या हो जाती है? मादा पशु गर्भित हो जाती है, यानी वो उसमें गर्भ धारण हो जाता है, गर्भित हो जाती है। और मादा पशु गर्भित हो जाती है दोस्तों, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, बोले तो कृत्रिम गर्भाधान। तो गर्भाधान तो हमने कर दिया, गर्भाधान तो हमने कर दिया, लेकिन कैसे किया है? यंत्रों की सहायता से किया है। और यंत्रों की सहायता से करने के कारण इसे कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। क्या कहते हैं? कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पर बात आती है कि साहब कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो वीर्य उपयोग में लिया जाता है, पशुओं का सीमन जो यूज किया जाता है, इस सीमन को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो वीर्य होता है पशुओं का, ठीक है, तो पशुओं का जो वीर्य होता है, इस वीर्य को -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, कितने पर? -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे कहां पे रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है दोस्तों तरल नाइट्रोजन में। कहां रखा जाता है? तरल N2 में रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। क्लियर? तो तरल नाइट्रोजन गैस में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर पशुओं के वीर्य को क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसी तरल नाइट्रोजन का और मैं आपको उपयोग बता देता हूं कि मंच पर जो धुएं के बादल बनाए जाते हैं, मंच पर यानी स्टेज पर, मंच पर धुएं के बादल, मंच पर धुएं के बादल बनाने में तरल नाइट्रोजन का उपयोग, तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, तरल नाइट्रोजन का उपयोग ही किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि यंत्रों की सहायता से हम अगर मादा पशु में गर्भ धारण करवा रहे हैं तो वो प्रक्रिया जो है वो कृत्रिम गर्भाधान कहलाती है। क्या कहलाती है? कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया कहलाती है। ओके, यस। अब आइए अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन जो बात करते हैं उसमें अपन बायोटेक्नोलॉजी में अगली बात करते हैं दोस्तों, और ये हम बात करते हैं कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी की उपलब्धियां क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने अभी तक बनाया है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी की उपलब्धियां,
तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी की उपलब्धियों पर यदि हम प्रकाश डालें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कृत्रिम इंसुलिन निर्माण। महत्वपूर्ण सबसे पहला है दोस्तों कृत्रिम इंसुलिन निर्माण। तो कृत्रिम तरीके से इंसुलिन का निर्माण कैसे किया जाता है इसकी हम बात करते हैं। तो देखिएगा, सर्वप्रथम 1982 में कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया गया। पहली बात 1982 में प्रथम बार इंसुलिन का निर्माण किया गया। क्लियर? तो इंसुलिन का निर्माण पहली बार जो किया गया वो 1982 में किया गया। और मार्केट में ये जो मिलता है कृत्रिम इंसुलिन, ये बाजार में, मैं लिख देता हूं, बाजार में कृत्रिम इंसुलिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। बाजार में इंसुलिन हुमुलिन के नाम से मिलता है। हुमुलिन के नाम से मिलता है। ठीक है, यस। तो बाजार में जो कृत्रिम इंसुलिन मिलता है वो हमें हुमुलिन के नाम से मिलता है दोस्तों। और इस कृत्रिम इंसुलिन का जो उत्पादन है वो किससे किया जाता है? तो बता दूं आपको, महत्वपूर्ण बात है ये भी कि इस कृत्रिम इंसुलिन का उत्पादन, कृत्रिम इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है ई कोलाई के द्वारा। किसके द्वारा? ई कोलाई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ई कोलाई के द्वारा। मैं बता दूं ई कोलाई क्या है दोस्तों। तो ई कोली एक जीवाणु है जिसे इलिशियम कोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिशियम कोलाई। और इलिशियम कोलाई जो है वो एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। और ये जीवाणु जो है ये रहता है मानव की आंत्र में। किस में रहता है? मानव की आंत्र में रहता है। और मानव की आंत्र में ये परजीवी के रूप में रहता है। और वैसे ये हो गया सहजीवी। क्या हो गया? सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी जीवाणु क्यों है? क्योंकि हमें भी इससे फायदा है और इसको भी रहने के लिए आवास स्थान हमारे शरीर में मिलता है। तो ये आंत्र में पाया जाता है। सर्वप्रथम इस कृत्रिम इंसुलिन का जो निर्माण है वो एक कंपनी ने किया था और उस कंपनी का नाम था एली लिली। तो हुमुलिन जो है दोस्तों, या तो यूं कह दो हुमुलिन और या कह दो कृत्रिम इंसुलिन। या तो हुमुलिन अपन कह दें और या कह दें क्या? कृत्रिम इंसुलिन। इस हुमुलिन या कृत्रिम इंसुलिन का जो सर्वप्रथम निर्माण है, तो सर्वप्रथम जो निर्माण किया दोस्तों, ये निर्माण करने वाली जो कंपनी थी वो थी एली लिली। क्या थी? एली लिली कंपनी जो थी, ये एली लिली कंपनी कहाँ की थी? अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका। तो अमेरिका की जो कंपनी है एली लिली, इस एली लिली ने सबसे पहले हुमुलिन का निर्माण किया। और ये निर्माण किया 1983 में। कब किया? इस कंपनी ने 1983 में। देखो हुमुलिन बन गया था कब? 1982 में, 1982 में बन गया था। लेकिन अमेरिका की जो एली लिली कंपनी है, इस एली लिली कंपनी ने बनाना प्रारंभ किया 1983 से। वो प्रयोगशाला में निर्मित हो गया था 1982 में। और फिर व्यापक स्तर पर जो निर्माण किया गया वो 1983 में एली लिली के द्वारा किया गया। क्लियर? यस। तो ये एक क्या है दोस्तों? ये हमारे आनुवांशिक अभियांत्रिकी की उपलब्धि है। क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी की उपलब्धि है, जिसमें पहली चीज हमने देखी कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण 1982 में पहली बार। और बाजार में कृत्रिम इंसुलिन हुमुलिन के नाम से उपलब्ध है। और दोस्तों कृत्रिम इंसुलिन का उत्पादन जो है वो ई कोलाई, इलिशियम कोलाई नामक जीवाणु से होता है। ये इलिशियम कोलाई जीवाणु जो है मानव के आंत्र में परजीवी के रूप में रहता है और ये सहजीवन करता है, इसलिए सहजीवी जीवाणु है। हुमुलिन या कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण करने वाली जो अमेरिका की कंपनी थी एली लिली, उसने 1983 से इसका निर्माण प्रारंभ कर दिया था। तो दूसरी जो उपलब्धि है, इस दूसरी उपलब्धि में हम बात करें तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी की दूसरी उपलब्धि है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। क्या है दोस्तों? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज।
ये दूसरी उपलब्धि है आनुवंशिक अभियांत्रिकी की। किसकी है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी की दूसरी उपलब्धि है। ये भी एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है दोस्तों? एंजाइम है। यह भी एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का एंजाइम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस एंजाइम का उपयोग ओस्टियोआर्थराइटिस, किसमें? ओस्टियोआर्थराइटिस में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हड्डियों से संबंधित है। और इसका उपयोग हृदय रोगों में भी, किसमें? हृदय रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का। ठीक है, ओके। इस ओस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। चलिए, फिर तीसरा जो उपलब्धि है, वो तीसरी उपलब्धि क्या थी? तो तीसरी उपलब्धि मैं आपको थोड़ी देर पहले ही पूरा समझा चुका हूं। ठीक है, क्लोन निर्माण, ये भी एक उपलब्धि है अपने आप में। ठीक है, इसके बाद अगली उपलब्धि देखें नंबर 4, तो परखनली शिशु निर्माण। परखनली शिशु निर्माण, तो परखनली शिशु का निर्माण है, ये भी आनुवंशिक अभियांत्रिकी की अपने आप में उपलब्धि है। इससे अगली उपलब्धि की बात करें तो दोस्तों वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो खोजकर्ता थे, कि खोज किसने की? तो वो थे एलेक जेफरी। कौन थे दोस्तों? एलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या की? सबसे पहले खोज की। अंगुली मुद्रण भी इसे कहते हैं। और 1984 में 1984 में इसकी खोज की गई दोस्तों, याद रहे। और मैं बता दूं आपको कि भारत में इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1988 में, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रारंभ हुआ था वो 1988 में हुआ था। और भारत के अंदर ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चला, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो तकनीक है वो हैदराबाद स्थित कोशिका आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला को जाता है। कहाँ, किसको जाता है? हैदराबाद की प्रयोगशाला। हैदराबाद की प्रयोगशाला में डॉक्टर लाल सिंह, कौन थे? डॉक्टर लाल सिंह और इनके जो साथी थे, इनको इस बात का श्रेय जाता है दोस्तों कि भारत में इन्होंने क्या प्रारंभ करवाई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रारंभ की। क्लियर? यस। तो खोज करता थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एलेक जेफरी। 1984 में खोज हो गई थी, लेकिन भारत में 1988 में 4 साल बाद प्रारंभ हुई। और भारत में हैदराबाद स्थित कोशिका आणविक जो अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कोशिका आणविक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर लाल सिंह को इस बात का श्रेय जाता है कि भारत में ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेकर आए। ठीक है, नंबर 6, अगली उपलब्धि के बारे में हम बात करें तो अगली जो उपलब्धि है वो उपलब्धि है दोस्तों HGP, ह्यूमन जीनोम परियोजना। तो मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना की बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP क्या है? HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी जो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी की एक उपलब्धि है। और इसके दौरान क्या हुआ? जीन इंजीनियरिंग के आधार पर मानव जाति के जो आनुवंशिक सुधार है वो इसमें शामिल है। क्या शामिल है दोस्तों? इसके अंदर शामिल है आनुवंशिक सुधार, यानी डीएनए की रिपेयर वगैरह। मैं यहां लिख देता हूं सीधी, डीएनए की रिपेयर। ठीक है, बोले तो जीन रिपेयर, जीन की रिपेयर। बोले तो मानव में आनुवंशिक सुधार, मानव में आनुवंशिक सुधार। तो मानव के अंदर आनुवंशिक जो सुधार थी दोस्तों, ये आनुवंशिक सुधार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाया। क्या कहलाया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाया। ठीक है, 1988 में अमेरिकी सरकार ने प्रारंभ की थी, अमेरिका में। और अमेरिका में ये जो प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था 1988 में प्रारंभ हुआ था, 1988 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 2013 तक लक्ष्य रखा गया था इसका। ठीक है, कि बहुराष्ट्रीय मानव जीनोम परियोजना जो है
इस बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे राष्ट्रों ने इसका समर्थन किया और बहुराष्ट्रीय जीनोम परियोजना के अध्यक्ष फ्रांसीसी कोलिंस को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? फ्रांसीसी कोलिंस को। फ्रांसीसी कोलिंस को बहुराष्ट्रीय जो मानव जीनोम परियोजना है इनका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अपन ने जो है वो महत्वपूर्ण परिचर्चाएं की। क्या की है? महत्वपूर्ण अपन ने परिचर्चाएं की हैं। किसके विषय में चर्चाएं की अपन ने? आनुवांशिकी के बारे में। तो जैव प्रौद्योगिकी के भाग सेकंड में अपन ये पोर्शन देखा और जो शेष अपना पोर्शन है वो शेष अपना पोर्शन अपन पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी भाग 3 में। तो जैव प्रौद्योगिकी का भाग 3 अगली क्लास आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। उसमें बचे हुए जो भी पोर्शन अपने हैं, ठीक है, उनके विषय में अपन लोग जो है वो क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, जिसमें कुछ कॉमन बातें भी होंगी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बातें भी अपन करने वाले। तो वो पढ़ेंगे अपन पार्ट नंबर 3। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्ट नंबर 3 अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।